चलिए आज आपके लिए लेके आए हैं रेस्पिरेशन का सेकंड पार्ट। हमने रेस्पिरेशन का फर्स्ट वीडियोस आप सब लोग देख चुके होंगे और पता चल गया होगा कि किस तरीके से ब्रीथिंग होता है। ठीक है, अब हमें देखना है कि ब्रीथिंग का मेकानिज्म एक्चुअली लंग्स के अंदर होता है कैसे। हाउ द lungs take the air when respired in and they remove the air when they breathe out. And second thing, how actually the oxidation of food occur inside the mitochondria. First, second is respiration occur without the help of oxygen? Yes, it may be possible that respiration occur without the help of क्या ऑक्सीजन। लेट अस सी। रेडी है? फटाफट कॉपी ले लीजिए, पेन लेके तैयार हो जाइए। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, जो मेकानिज्म है हमारा ब्रीथिंग का, लंग्स के अंदर का वॉल्यूम बढ़ाना और लंग्स के अंदर के वॉल्यूम घटाने पे डिपेंड करता है। यानी लंग्स के अंदर एयर को डालना और लंग्स के अंदर से एयर को निकालना। इसके लिए हमारे पास दो चीज़ है। पहला कि जो लंग्स है दैट इज़ कवर्ड बाय रिब केज। जो हमारा लंग्स है वो उसको प्रोटेक्ट कौन करता है? रिब केज। जैसे मैंने बताया था, ये जो आपका एपिग्लोटिस था उसको कौन करता था, याद आया? चलो, तो रिब केज क्या करता है कि या तो डाउनवर्ड जाता है या तो अपवर्ड जाता है। अब देखिए क्या होता है, जब हम लोग रिब केज आइदर मूव इन और मूव आउट करेगा, और साथ में सेकंड चीज है डायफ्राम। बैलून लाइक स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, नीचे से ये बैलून लगा हुआ रहता है इस टाइप से, बैलून लाइक स्ट्रक्चर जस्ट बिलो द, अभी डायग्राम आपको दिखेगा वहाँ पर देख लेंगे। तो बिलो स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग डायफ्राम बोलते हैं। बैलून लाइक है, जैसे बैलून हवा फूंकते हैं तो क्या होता है, फूलने लगता है। जब भी फूलेगा तो ऊपर की ओर प्रेशर लगाएगा, जब हवा निकलेगा तो वो प्रेशर ऊपर की ओर घटा देता है। सेम वही काम करता है। यानी डायफ्राम लंग्स के ऊपर प्रेशर बढ़ाता है या तो लंग्स के ऊपर से प्रेशर घटाता है। ठीक है, रिब केज क्या करता है, लंग्स के साइज को बढ़ाता है या तो घटाता है। अब देखिए क्या होता है, ध्यान से सुनने का। जब ब्रीथ इन करते हैं, क्या करते हैं, ब्रीथ इन करते हैं, तो जो हमारा रिब केज है, क्या है, रिब केज जो बाहर से लंग्स को प्रोटेक्ट किया था, रिब केज है, वो क्या कर लेता है, बाहर क्यों चला जाता है। रिब केज मूव्स आउटवर्ड। किधर मूव करता है, आउटवर्ड। जो ही वो मूव्स करता है आउटवर्ड, ठीक है, तो हमारा जो डायफ्राम है वो क्या कर देता है। देखिए, सबसे पहले जो रिब केज का जो मसल्स है, किसका मसल्स, जो रिब केज के अंदर जो मसल रहता है, द मसल्स बिटवीन द रिब केज कॉन्ट्रैक्ट, क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, कॉजिंग द रिब केज टू मूव अपवर्ड। जो रिब केज के बीच में मसल्स होता है, जहाँ वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो जो रिब है वो कहाँ चला जाएगा, बाहर की ओर। मसल्स क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। रिब केज के अंदर का मसल्स क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो रिब केज क्या होगा, एक्सपेंड कर देगा। क्या करेगा, एक्सपेंड कर देगा रिब केज। और डायफ्राम क्या करता है, डायफ्राम जो ही कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो भी ऊपर की ओर चला जाता है, मूव्स आउटवर्ड। डायफ्राम जब क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है तो मूव्स आउटवर्ड। यानी क्या हुआ, रिब केज ऊपर चला गया, डायफ्राम नीचे चला गया। रिब केज देखिए ऐसे था, डायफ्राम नीचे चला गया और रिब केज ऊपर चला गया, तो क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीजेस एंड एयर इंटर्स इनटू द लंग्स। फटाफट पता चल गया? ओके, चलो अब देखते हैं कि जब हम लोग ब्रीथ आउट करते हैं तो क्या मेकानिज्म होता है। जस्ट अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, जो मसल्स होता है रिब केज के बीच में वो रिलैक्स हो जाता है। जो ऊपर की ओर फैलाया था उसको क्या कर देता है, डाउनवर्ड कर देता है, रिलैक्स हो जाता है, जिसके कारण रिब केज क्या हो जाता है, नीचे चला आता है। किधर मूव कर जाता है, नीचे। रिब केज नीचे चलाया, ठीक है, नीचे जो ही चलाया
प्रेशर पड़ गया किस पे, लंग्स के ऊपर, और डायफ्राम भी पीछे रहने वाला नहीं है। और डायफ्राम क्या करता है, वो भी रिलैक्स होकर कहाँ चला जाता है, अपवर्ड। अब देखिए ऊपर से भी आपने प्रेशर बढ़ाया और नीचे से डायफ्राम प्रेशर बढ़ाया तो दब गया, प्रेशर कहाँ बढ़ गया ज़्यादा, लंग्स पे। अब लंग्स को क्या करना पड़ेगा, गुब्बारा को ऊपर से और नीचे दोनों से प्रेशर मारोगे, गुब्बारा क्या करेगा, कहीं ना कहीं से फट के बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ फटने नहीं देते हैं, बट जो गैस है वो बाहर निकल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। समझ में आ गया, इसमें दो बंदे का काम हो गया, रिबकेज और डायफ्राम। जब रिबकेज ऊपर चला गया, डायफ्राम भी नीचे चला आया, रिबकेज मूव्स अपवर्ड, डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड, ठीक है। तो फिर चेस्ट कैविटी बढ़ गया, यानी जो लंग्स के बीच में जो एयर भरने की कैपेसिटी वो बढ़ गया। तो जो ही स्पेस बढ़ा, एयर इंटर किया। अब क्या होगा, रिबकेज डाउन हुआ और डायफ्राम अप हुआ, तो प्रेशर बढ़ा, तो प्रेशर बढ़ने के पास एयर बाहर निकल गया। प्रेशर बढ़ने से एयर बाहर निकल जाता और लंग्स के अंदर प्रेशर घटाने से हवा अंदर आ जाता है। समझ में आ गया कैसे एक्सचेंज हुआ। अब चलो अंदर की बात करते हैं। कंफर्म हो गया कि हवा इंटर कैसे करता है, ऑक्सीजन कैसे आता है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर जाता है, समझ में आ रहा है। कॉपी में ये सब लिखना जो है, नोट्स में राइट ऑल दीज थिंग्स इन योर कॉपी एंड लिसन द वीडियो अगेन एंड अगेन, and after watching the video go through the writing content in your copy, and after that you will see the book, first NCERT then the side book। स्टेप समझ में आ गया। पहले वीडियो सुनना है, फिर वीडियो के कंटेंट को लिखना है, ठीक है, फिर वीडियो सुनना है, उसके बाद फिर से वीडियो कंटेंट में जो लिखा हुआ है उसको पढ़ना है, एंड देन यू गो थ्रू द NCERT को रीडिंग करना है। और उसके बाद क्या करना है, जब NCERT रीडिंग करके आप सेटिस्फाइड हो जाते हो तो जाके आपको साइड बुक पढ़ना है, ठीक है। एंड आफ्टर फिनिशिंग द साइड बुक, नाउ स्टार्ट आंसरिंग द क्वेश्चंस इन योर बुक। इफ़ यू फाउंड एनी डाउट, राइट डाउन इन योर कमेंट बॉक्स, ठीक है। एंड विजिट द वेबसाइट टू डाउनलोड द नोट्स, रिटन नोट्स है उसको भी डाउनलोड कर लेंगे आप, ठीक है। अब देखते हैं सेल के अंदर, भैया सेल के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता, हाउ रेस्पिरेशन अकर इनसाइड द सेल। चले आदेश है, चलो बोलते हो तो चलते हैं, रेडी है ना। चलो अब देखते हैं कि जो फूड का ऑक्सीडेशन होता है उसका मेन साइट कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन होता क्या है, एट फर्स्ट फूड इंटर्स इनटू द सेल एंड इनसाइड द सेल देयर इज जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। तो सबसे पहले फूड मटेरियल कहाँ मिक्स हो जाता है, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। एंड जो ही वो साइटोप्लाज्म में मिक्स होता है वो ब्रेक हो जाता है दो पार्ट में। जो ग्लूकोज जा रहा है वो पायरुवेट में बदल जाता है, कितने मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट में बदल गया। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पायरुवेट, राइट इट डाउन इन योर कॉपी। अब याद रहेगा, जो ही when food enters into the cell splits up into, food means glucose splits up into smaller molecules of pyruvate, and there is a release of some energy, there is a release of some energy at that time but very less quantity। अगर एनर्जी के बारे में समझ में नहीं आया, ATP के समझ में नहीं आया, तो इससे पहले वाला वीडियो खटाक से देख लेना, रेस्पिरेशन पार्ट 1, ठीक है। चलो अब क्या हुआ कि जो ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में पहुंचा तो ब्रेक हो गया पायरुवेट में और वहाँ पे एनर्जी रिलीज हुआ। यानी चाहे वो किसी टाइप का सेल हो, प्लांट का हो या एनिमल का हो, सब में सबसे पहले साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज जाते हैं, किस में कन्वर्ट हो जाता है, पायरुवेट में कन्फर्म हो गया। पायरुवेट कन्फर्म है, पायरुवेट याद रहेगा कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट, 2 मॉलिक्यूल्स। फार्मूला लिखा हुआ है C3H4O3, C3H4O3 2 बार 3 बार लिख के देखना, याद रखना, बट एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं भी लिखोगे तब भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होते। पहला स्टेप खत्म। फूड कहाँ पहुँचा, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में पहुँचते ही क्या हो गया, ब्रेक हो गया किसमें, पायरुवेट में, चाहे वो किसी टाइप का एनिमल्स हो, प्लांट हो, ह्यूमन बीइंग। नाउ दिस इज द सेकेंड स्टेप। अब यहाँ पे आइदर दे नीड द ऑक्सीजन और without the oxygen need to oxidize the food, and there may be a 2 step, either they require the
oxygen. If respiration require the oxygen, yeah, respiration occur in the presence of oxygen, it is called aerobic. If respiration occur without the presence of oxygen, it is called anaerobic. Anaerobic without oxygen, aerobic with oxygen. Let us proceed to the next. What happened after the formation of pyruvate? After the formation of pyruvate, now it is time to either oxidize in the presence of oxygen or absence of oxygen. What will happen? In aerobic respiration, like human being, now food यानी पायरुवेट रीचेज टू द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल. अब वो पायरुवेट पहले भी पता होगा, आप पढ़े होंगे सेल का स्ट्रक्चर, पढ़े होंगे फंक्शन, पढ़े होंगे उसके ऑर्गेनेल्स का, तो आपको पता होगा कि पैकेजिंग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, गोल्गी बॉडीज करता है, और जब जोड़ी होता है तो देता है किसको? माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, चलो माइटोकॉन्ड्रिया को दिया, और माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है कौन सा? ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम्स. ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम्स जो उस खाने को क्या कर दिया? ऑक्सीडाइज कर दिया, और ऑक्सीडाइज करने के बाद उसमें से निकल गया कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर के रूप में, और एनर्जी अबाउट 38 ATP एनर्जी इज रिलीज. इस 38 ATP में ऑलरेडी हमने किसका जोड़ दिया? पायरुवेट के समय जो रिलीज हुआ था वो भी अबाउट 3 ATP रिलीज होता है. एरोबिक समझ में आ गया? अब देख लो, पायरुवेट तक तो सब में होगा. अब माइटोकॉन्ड्रिया के अगर अंदर होता है तो ऑक्सीजन चाहिए. अगर पायरुवेट में से पायरुवेट को ब्रेक करके अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर ब्रेक करना है तो माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए. दैट इज कॉल्ड केबर्स साइकिल्स. इसको केबर्स साइकिल के रूप में भी कहते हैं. साइंटिस्ट केबर्स ने इसको जस्टिफाई करके एक्सप्लेनेशन दिया था. ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक होता है भाई. अब ये समझ में आ गया. 38 ATP रिलीज होता है, ये समझ में आ गया. माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम्स होता है, जो एंजाइम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक करता है फूड को, CO2, वाटर वेपर एंड एनर्जी. दैट्स इट. नाउ मूव टू द respiration without the help of oxygen that occur either in the muscles of our body or in the east. Muscles of our body or in the east. Confirm. अब क्या होता है कि जब हम लोग बहुत ज़्यादा विगरस बॉडी एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा, आदत नहीं है, हमने क्रिकेट खेल लिया, पेन होना शुरू हो जाता है, दर्द हो जाता है, दौड़ गए बहुत ज़्यादा, विगरस एक्टिविटी, टू मच एक्सरसाइज. If you are not doing the regular exercise and sometime with the help of children and other one do the hard spontaneous body activities, muscular activities ज़्यादा कर लिया तो मसल्स में पेन हो जाता है. क्यों? क्योंकि उस समय ड्यूरिंग द मस्कुलर एक्टिविटी वी रिक्वायर लॉट ऑफ एनर्जी, एंड द मोर एनर्जी, क्विक एनर्जी इज रिलीज बाय respiration without the oxygen inside the cell, in which lactic acid is produced with the some amount, small 2 ATP energy is released, and this lactic acid is stored inside the muscles causing the muscles cramp. याद रहेगा, lactic acid released during the anaerobic respiration in muscles get accumulated into the muscles and cause muscles cramp. Then we have to oil massage to remove the lactic acid. मम्मी से करवाते हो ना, बहुत दर्द करता है तो बार बार पैर दबाते हो, मसल्स को दबाना वाना करते हो, तो इसका मतलब है कि उस समय जो लैक्टिक एसिड है उसको हम लोग वहाँ से हटा रहे होते हैं. इसलिए मसल्स क्रैम्प से बचाने के लिए क्या करना होगा? मसाज करना होगा. मसाज समझ में आ गया? जाते हो कभी कभी सैलून वगैरह में भी तो मसाज वगैरह करवाते हैं, जो बॉयज़ वगैरह जो होते हैं, गर्ल्स जो होती है वो मम्मी के पास जाके पैर दबाती है. ठीक है, चलो. बहुत बड़ा काला धागा भी बांध लेते हैं, गलत है. काला धागा बांधने से दर्द ख़त्म नहीं होता है, लैक्टिक एसिड ख़त्म नहीं होगा, बट ये सिस्टम है, उसको तोड़ना नहीं है. जो पसंद करते हैं लोग वो सब करो, किसी को तोड़ना नहीं. साइंस ब्रेन भी लगाती है और लोगों के इमोशंस को भी समझती है. इमोशंस एंड ब्रेन बोथ टुगेदर फ्रेम द साइंटिफिक टेम्परामेंट. तो किसी को अपोज नहीं करना, सुनना सबको है, जो आपको सूटेबल लगे करो. अब बात आता है कि मसल्स क्रैम्प से तो निजात पाने के लिए मसाज करवा लिया, ठीक है, ब्रेड खाया,
ब्रेड कैसा लगता है? बहुत मज़ेदार लगता है, ठीक है। तो ब्रेड में क्या होता है, ये ईस्ट जो है वो विदाउट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो रेस्पिरेशन करता है। ईस्ट रिस्पायर विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज इथेनॉल, अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड a small amount of 2 ATP, and this process is called fermentation. अब this ethanol is used to prepare the alcoholic product. बताने की जरूरत नहीं, समझ क्या अल्कोहलिक प्रोडक्ट, नाम लेना ज़रूरी है क्या? नहीं, मेडिसिन, कुछ अलग सोच रहे थे ना, नहीं मेडिसिन, वैसे जो सोच रहे थे वो भी सही है, अल्कोहलिक प्रोडक्ट समझ ही रहे आप। कीप योर सेल्फ अवे एंड मेक द other people aware not to take the alcoholic drinks. It will lose the thinking power of a human being. चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग कार्बन, उसमें देखेंगे कि अल्कोहल और कितने तरह का होता है, एक मीथेनॉल और एक इथेनॉल। मीथेनॉल जहरीला है या इथेनॉल जहरीला है, ज़्यादा समझना हो तो चैप्टर निकाल के देखना। कार्बोनेटेड कंपाउंड, चलो आगे बढ़ते हैं। और इथेनॉल क्या किया, अल्कोहलिक प्रोडक्ट बनाने में यूज। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब एस्केप आउट होता है तो क्या बना देता है, स्पेस बना देता है। किसके बीच में, डफ के बीच में, वो ना गूथा हुआ आटा रहता है उसके बीच में एस्केप आउट करता है। जब एस्केप आउट करता है तो बीच में क्या बना देता है, छेद बना देता है जिससे हवा निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है तो उसको क्या बना देता है, स्पंजी बना देता है। स्पंजी बना देने के कारण बहुत टेस्टी लगता है केक खाने में, आपको भी लगता होगा। दोस्तों के साथ शेयर करो, खुद भी करो। हैप्पी बर्थडे जितनी बार मर्जी हो उतनी बार मनाओ, एक ही बार मनाना भाई, बट दोस्तों के साथ मिलकर एक से ज़्यादा बार मना सकते हो। और ये रहा आपका रेस्पिरेशन का फुल लेक्चर, लेसन कंप्लीट हो गया। फटाफट, टाइम को वेस्ट नहीं करना है, रिवाइज करो जितनी बार चाहो, इस वीडियोज़ को बार बार सुनो, ठीक है, देखो और सभी चीज़ को कॉपी में लिखना। ओके, टिल देन गुड बाय, सब्सक्राइब, लाइक, दूसरे बच्चे को भी बताओ अगर अच्छा लगे तो। थैंक यू।